मेरा नाम शमशेर है। जो बात मैं बताने जा रहा हूँ वह 35 से 40 साल पुरानी है। मेरा बाप तांगा चलाता था। इस काम में हमारी अच्छे से गुजर बसर हो जाती थी। जब मैं 11 से 12 साल का था, मेरा बाप एक एक्सीडेंट में चल बसा। माँ ने तांगा घोड़ा किराए पर चलाने को दे दिया। वह बड़ी मेहनती औरत थी और घर में बैठकर सिलाई का काम करती थी। इस तरह हमारी जिंदगी की गाड़ी चलने लगी। माँ मुझे पढ़ाना चाहती थी, पर मेरा पढ़ाई में जरा भी मन नहीं लगता था। वैसे मुझे अंग्रेजी जरूर अच्छी लगती थी। अंग्रेजी को मैं बड़े ध्यान से पढ़ता और सीखता था। इसी वजह से 9वीं क्लास में मैं अंग्रेजी के अलावा सारे विषयों में फेल हो गया। फेल होने के बाद स्कूल से मेरा मन एकदम उचाट हो गया था। मैंने पढ़ाई छोड़ दी। उन्हीं दिनों मेरी दोस्ती गलत किस्म के कुछ युवकों से हो गई। दोस्तों के साथ रहकर मुझे कई तरह के ऐब लग गए। सिगरेट पीना, ताश खेलना, होटलों में जाना मेरी आदतों में शामिल हो गया। इसके लिए पैसे की जरूरत होती थी। पैसे के लिए मैं दोस्तों के साथ मिलकर हाथ की सफाई भी करने लगा। इसमें कोई दो राय नहीं कि बुराई शैतान की आंत की तरह होती है। एक बार शुरू हो जाए तो रुकना आसान नहीं होता। माँ ने मुझे फिर से स्कूल भेजने की बहुत कोशिश की, पर गुनाह की आदत ने मुझे पीछे नहीं लौटने दिया। धीरे धीरे मैं जुए में माहिर हो गया। मेरे पास पैसे की रेलपेल होने लगी। ताश के पत्ते मेरे हाथ में आते ही जैसे मेरे गुलाम हो जाते थे। मेरी चालाकी ने मुझे जीतने का हुनर सिखा दिया था। जीतने की कुव्वत ने मेरी मांग भी बढ़ा दी और शोहरत भी। अब बाहर की पार्टियां भी मुझे बुलाकर जुआ खिलवाने लगी। इस काम में मुझे अच्छा खासा पैसा मिल जाता था। जिंदगी ऐश से गुजर रही थी। देखते देखते मैं 23 साल का गबरू जवान बन गया। मेरी माँ से मेरी बर्बादी बर्दाश्त न हुई और एक दिन वह सारे दुखों से निजात पा गई। माँ की मौत के बाद मुझे कोई रोकने टोकने वाला नहीं था। जुए की महारत ने जहाँ कई दोस्त बनाए, वहीं बहुत से दुश्मन भी बन गए। दोस्त तो पैसे के यार होते हैं। मैंने ऐसे ही दोस्तों के साथ छोटा सा एक गिरोह बना लिया ताकि दुश्मनों से निपटा जा सके। हम लोग अपने पास चाकू कट्टे भी रखने लगे। एक दिन मैं जुआखाने में एक बड़े गिरोह के सूरमा के साथ जुआ खेल रहा था। शुरू में वह जीतता रहा, फिर अचानक बाजी पलट गई। मैं लगातार जीतने लगा। नोटों का ढेर बढ़ता गया। यह देख उसके साथी गाली गलौज पर उतर आए। गुस्से में मैंने खेल रोक कर जैसे ही नोट समेटने चाहे, उन लोगों के हाथों में चाकू और पिस्तौल चमकने लगे। मेरे साथियों ने भी हथियार निकाल लिए। गोलियां चलने लगी। उसी दौरान एक गोली मेरे बाजू से रगड़ती हुई निकल गई। इससे मुझ पर जुनून सा तारी हो गया। हम 4 लोग थे और वो 7 से 8। दोनों तरफ से घमासान शुरू हो गया। 3 लोग जमीन पर गिरकर तड़पने लगे। दूसरे लोग चीखते चिल्लाते हुए बाहर भागे। मैं और मेरे साथी भी सारे नोट समेटकर वहां से भाग लिए। अंधेरे ने हमारा साथ दिया। पीछे से पकड़ो पकड़ो की आवाजों के साथ गोलियां चल रही थी। भागते भागते मेरा एक साथी भी चीख कर ढेर हो गया। मैंने जल्दी से रास्ता बदला और एक तंग गली से होता हुआ एक टूटी फूटी वीरान बिल्डिंग के जीने के नीचे दुबक गया। मेरे साथी पता नहीं किधर निकल गए। मैं घंटों वहां बैठा रहा। रात का गहरा सन्नाटा फैल चुका था। कहीं कोई आहट नहीं थी। मैं छिपते छिपाते घर पहुंचा और अपना घोड़ा लेकर एक अनजानी दिशा की तरफ बढ़ गया। मैं मौत के मुंह से निकला था और बुरी तरह घबराया हुआ था। जुए से कमाए पैसे मैंने घर के अंदर कपड़ों में छिपाकर रख रखे थे। मुझ में इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि उन पैसों को ले आता। अभी तक मैंने चोरी, लूट और जुआ जैसी छोटी छोटी वारदातें की थी।
मेरे हाथों कत्ल पहली बार हुआ था। मैंने अपराध भले ही किए थे, लेकिन अभी तक मेरे अंदर का इंसान मरा नहीं था। मेरे हाथों किसी की जान गई है, यह एहसास मुझे मन ही मन विचलित कर रहा था। मुझे ये पता नहीं था कि मेरे हाथों से कितने लोग मरे हैं, पर मेरा निशाना चूंकि अच्छा था इसलिए मुझे लग रहा था कि कत्ल मेरे हाथों ही हुआ होगा। एक मरे या दो, गुनाह तो गुनाह है और इस गुनाह की सजा मौत है। अगर मैं पुलिस के हाथ लग जाता तो वह मेरी एक नहीं सुनती, क्योंकि पुलिस में भी मेरा रिकॉर्ड खराब था। जुए में जीतने की मेरी शोहरत की वजह से मेरे दुश्मनों की कमी नहीं थी। निस्संदेह वे मेरे खिलाफ गवाही देकर मेरी मौत का सामान कर देते, और अगर मैं इत्तेफाक से सूरमा के गिरोह के हाथ लग जाता तो वे लोग मेरे टुकड़े टुकड़े करने में जरा भी देर नहीं लगाते, क्योंकि उनके 3 से 4 आदमी मरे थे। मुझे जल्द से जल्द वहां से बहुत दूर चले जाना था, इसलिए मैंने जंगल का सुनसान रास्ता पकड़ा। पता नहीं मैं कब तक घोड़ा दौड़ाता रहा। जब घोड़े ने थक कर आगे बढ़ने से इनकार कर दिया और मैं भी भूख प्यास और थकान से पस्त हो गया तो एक साफ जगह देखकर रुक गया। तब तक दिन का उजाला फैलने लगा था। मैंने घोड़े को एक पेड़ से बांधा और उसी पेड़ के नीचे लेट गया। जिस वक्त सूरज की तेज तपिश से मेरी आंखें खुली तब तक दिन काफी चढ़ आया था। घोड़ा भी आसपास की घास पत्ती खाकर ताजादम हो गया था। मैंने पानी की तलाश में आसपास नजर दौड़ाई, लेकिन दूर दूर तक छितराए पेड़ों और झाड़ियों के अलावा कुछ नजर नहीं आया। वह पूरा इलाका सूखा बंजर सा था। मजबूरन मैंने फिर से अपना सफर शुरू कर दिया। मैं जानबूझकर बस्तियों से बचकर चल रहा था, इसलिए कोई कस्बा या शहर भी रास्ते में नहीं आया। दोपहर तक भूख ने मेरी हालत खराब कर दी। इसके बावजूद मैं किसी ऐसी जगह पहुंचकर रुकना चाहता था जहां मेरे दुश्मन मुझ तक न पहुंच सके। अब तक मैं काफी दूर निकल आया था, इसलिए जंगल का रास्ता छोड़कर मैं सड़क पर आ गया। भूख प्यास बर्दाश्त से बाहर होती जा रही थी। मुझे लग रहा था कि अगर कुछ देर और दाना पानी नहीं मिला तो घोड़ा भी नहीं चल पाएगा। मैंने लस्तपस्त होकर अपना सिर घोड़े की पीठ पर रख दिया और सोचने लगा कि पता नहीं जिंदगी मिलेगी या मौत। घोड़ा धीमी गति से चलता रहा। कुछ देर बाद मैंने भूख और धूप से चकराया हुआ अपना सिर उठाया तो सामने एक फार्म हाउस देखकर आंखों पर यकीन नहीं हुआ। फार्म हाउस के अहाते पर कांटेदार तार लगा हुआ था। अंदर 2 मंजिला खूबसूरत मकान बना था जो बाहर से ही दिख रहा था। मैं बेहिचक गेट खोलकर अंदर दाखिल हो गया। अंदर एक कोने में हैंडपंप लगा था। मैंने बेताब होकर पानी निकाला और मुंह हाथ धोकर जी भर के पानी पिया। फिर वहीं रखी एक बाल्टी भरकर घोड़े के आगे रख दी। फार्म हाउस में मक्की की फसल लगी थी। हैंडपंप के पास ही भुट्टे के छिलके और पौधों के तने पड़े थे। मैंने घोड़े को उस ढेर के पास खड़ा कर दिया ताकि वह पेट भर सके। मैं खुद भी भुट्टा तोड़कर खाने लगा ताकि कुछ सुकून मिले। अभी मैं भुट्टा खा ही रहा था कि घोड़े के हिनहिनाने की आवाज सुन मैंने मुड़कर देखा। एक हट्टा-कट्टा मजबूत जिस्म का व्यक्ति मेरे ऊपर बंदूक ताने खड़ा था। मुझे लगा जैसे अभी गोली चलेगी और मेरा काम तमाम हो जाएगा। वह मुझे घूरते हुए बोला, कौन हो तुम? बिना इजाजत अंदर कैसे आ गए? मैंने उसे गौर से देखा। तांबे सा चमकता रंग, भूरे घुंघराले बाल जो गर्दन तक लटके हुए थे। उसके चेहरे और जिस्म से ऐसी मर्दाना खूबसूरती नुमाया हो रही थी जो औरतों के लिए खास कशिश रखती है। मैंने नरम लहजे में कहा, मैं बहुत प्यासा था, पानी की तलाश में यहाँ आ गया। मैं किसी गलत मकसद से यहाँ नहीं आया हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? जी, शमशेर। उसने मुझे घूरते हुए पूछा। तुम कहाँ से आ रहे हो? जाना कहाँ है? मैंने अपने शहर का गलत नाम बताकर कहा। मैं काम की तलाश में निकला हूँ।
अगर आपको मेरा आना नागवार लगा है तो मैं तुरंत वापस चला जाता हूँ। आसपास कोई आश्रय ढूंढ लूंगा। लेकिन मेरी बात से वह संतुष्ट नहीं हुआ और डपट कर बोला, तुम्हारे पास कोई हथियार हो तो चुपचाप निकाल कर दे दो, मजबूरी थी। मैंने अपना कट्टा और चाकू उसे दे दिया। इसके बाद उसके तेवर कुछ नरम पड़े। उसने बंदूक से इशारा करते हुए कहा, अपने घोड़े को इस पेड़ से बांध दो ताकि फसल में न घुसे और अंदर चलो। मैंने घोड़ा बांधा और उसके साथ मकान के अंदर दाखिल हो गया। मकान अंदर से बहुत अच्छा था, खूबसूरत फर्नीचर से सजा हुआ। पर इससे भी खूबसूरत वह औरत थी जो वहां मौजूद थी। उसने खुला ढीला सा सुर्ख गाउन पहन रखा था। गुलाबी बेदाग रंगत, चमकती नीली आंखें, सुडौल जिस्म। उसकी नीली आंखें बड़ी सर्द सी लगी। औरत और उस व्यक्ति का हुलिया यह बताने के लिए काफी था कि कुछ देर पहले दोनों अंदर किस तरह की स्थिति में रहे होंगे। औरत ने उस व्यक्ति की तरफ देखकर कहा, इसे अंदर लाने की क्या जरूरत थी? जरूरत थी जाने मन, उसने मुस्कुरा कर कहा और औरत का हाथ पकड़कर दूसरे कमरे में चला गया। घर की सजावट और रहन-सहन से लग रहा था कि वे काफी अमीर लोग हैं। वह व्यक्ति मेरे हथियार अंदर रखकर बाहर आया तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट और संतोष के भाव थे। अब उसका अंदाज ही बदला हुआ था। उसने नरम लहजे में मुझसे कहा, माफ करना शमशेर, हम लोग चूंकि वीराने में रहते हैं, इसलिए जल्दी से किसी पर एतबार नहीं करते। कस्बा अजीरा भी यहाँ से थोड़ी दूरी पर है। उसकी बात सुनकर मैंने इत्मीनान की सांस लेते हुए कहा, यानी अब आपको यकीन आ गया कि मैं जरूरतमंद हूँ। वह कुछ नहीं बोला तो मैंने कहा, खैर, आपका शुक्रिया। अब अगर आप मेरे हथियार मुझे लौटा दे तो मैं जाना चाहूंगा। इतनी जल्दी भी क्या है? बैठो अभी। इस बीच वह औरत भी ढंग के कपड़े पहनकर आ गई थी। नीले रंग के सलवार कुर्ते में वह गजब ढा रही थी। इससे ज्यादा हसीन औरत मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। मैं भले ही सब तरह के गुनाहों में डूबा था, पर औरत से दूर रहा था। पर उस औरत को देखकर मेरा दिल अजब से अंदाज में धड़कने लगा था। औरत ने मुस्कुराकर कहा, खाने का वक्त है, मेरे हाथ का खाना तुम्हें पसंद आएगा। मैं भूख से बेहाल था। मैंने मुस्कुराकर उसकी पेशकश कबूल कर ली। वह व्यक्ति बोला, मेरा नाम आहन है। ये मेरी बीवी तूबा है। मैंने खुशदिली से कहा, इतना खूबसूरत जोड़ा मैंने पहली बार देखा है। आप जैसे लोगों की मेहमाननवाजी मेरी खुशनसीबी है। तारीफ सुनकर तूबा के गाल सुर्ख हो गए। वह खाना लगाने अंदर चली गई। इस बीच आहन शराब के 2 पेग बना लाया। शराब बड़ी जायकेदार थी। जल्द ही हम दोनों अच्छे दोस्तों की तरह पीते पीते बातें करने लगे। उसने बताया कि वह फार्म में मक्की, गेहूं और सब्जियां उगाता है। मैंने उससे बच्चों के बारे में पूछा तो वह कहकहा लाते हुए बोला, फिलहाल हम दोनों अकेले हैं और जिंदगी का आनंद ले रहे हैं। बच्चे तो हो ही जाएंगे, पर ये हसीन पल फिर कहाँ आएंगे। खाना बेहद मजेदार था। मटन टिक्के बड़े लजीज लगे। मैंने जी भर खाया। खाने पीने के बाद मैंने उससे करीबी शहर के बारे में पूछा। फाटक के सामने की सड़क पर बाईं तरफ सीधे चले जाओ। रात तक तुम बहादुरगढ़ पहुंच जाओगे। वह एक बड़ा शहर है, वहां काम मिल जाएगा। उसने मुझे रास्ता बताया। मैंने उससे अपने हथियार मांग लिए, जिन्हें देने में उसने कोई आनाकानी नहीं की। मैंने हथियार और पानी साथ रख लिया। घोड़ा भी खा पी कर ताजादम हो चुका था। मैंने अपना घोड़ा उसके बताए रास्ते पर डाल दिया। सूरज की तपिश कम हो चुकी थी। मैं 2-2.5 घंटे का सफर तय कर चुका था। अचानक मेरे पेट में तेज दर्द उठा। ऐसा लगा जैसे आंतें फटी जा रही हों। निस्संदेह वह जानलेवा दर्द था। तभी एकाएक मुझे उबकाई के साथ उल्टी हो गई। सारा खाया पिया बाहर आ गया।
उल्टी में खून देखकर मैं डर गया। उल्टी के बाद थोड़ा आराम जरूर मिला पर कमजोरी कुछ ज्यादा ही लग रही थी। सिर चकरा रहा था। घोड़े पर बैठे रहना मुश्किल हो रहा था। दोनों हाथों से घोड़े की गर्दन पकड़कर मैं उस पर गिर सा गया। मेरा वफादार घोड़ा खुद ब खुद आगे बढ़ता रहा। पता नहीं मैं कब होशो हवास से बेगाना हो गया। होश में आओ, किसी ने मेरे गाल पर थपकी मार कर कहा तो धीरे धीरे मेरी आंखें खुल गईं। मुझे अपने आसपास रोशनी सी महसूस हुई। कुछ देर में मुझे होश आ गया। उस वक्त मैं एक बग्घी में था जिसकी छत पर रेशम का कपड़ा मढ़ा हुआ था। जो चेहरा मेरे सामने आया वह किसी अधेड़ उम्र के आदमी का था। हल्की खिचड़ी दाढ़ी, गोरा रंग, नरम चेहरा, सोने के फ्रेम का चश्मा। उस आदमी ने मुझसे बड़े प्यार से पूछा, अब तुम कैसा महसूस कर रहे हो? कमजोरी कुछ ज्यादा ही लग रही है। मैं कहाँ हूँ? उसने जवाब में कहा, मैं डा जव्वाद हूँ। तुम्हें किसी ने जहर दिया था। शुक्र है कि मैं वक्त पर पहुंच गया और तुम बच गए। मैंने ही तुम्हारा इलाज किया है। गनीमत रही कि तुम्हें उल्टी हो गई थी जिससे जहर का असर कम हो गया था और मेरी दवा की खुराक कारगर साबित हुई। बच गए जनाब तुम? मैंने हैरानी से पूछा, मुझे जहर दिया गया था? हाँ, तुम्हारे पेट में जहर था। एक जंगली जहरीली बूटी है जिसका पाउडर जहर का काम करता है। उसका कोई खास स्वाद या गंध नहीं होती। पानी में डालो तो हल्का बादामी रंग झलकता है। शराब या किसी शरबत में तो पता भी नहीं चलता। खासियत यह है कि इस जड़ी को खाने के 2-2.5 घंटे बाद असर होता है। मेरा दिमाग आहन द्वारा खाने के समय दी गई शराब की तरफ चला गया। शराब तो हम तीनों ने पी थी पर शायद उसने मेरे गिलास में जहरीला पाउडर मिला दिया था। मैंने पूछा, आपको कैसे पता चला कि मुझे जहर दिया गया है? ये तुम्हारी खुशनसीबी थी। ये जहरीली बूटी इसी इलाके में ही पाई जाती है और मैं इसके इलाज का एक्सपर्ट हूँ। तुम्हारी कमीज पर जो उल्टी गिरी थी उसमें खून भी था। उसे देखकर मुझे पता चल गया कि तुम्हें जहर दिया गया है। इसलिए मैंने फौरन इलाज शुरू कर दिया था। मैं सोचने लगा कि सचमुच यह इत्तेफाक ही है कि इस वीराने में ये रहमदिल डॉक्टर मिल गया और उसके इलाज से मेरी जान बच गई, वरना मौत यकीनी थी। डॉक्टर ने मुझे सोच में पड़ा देख पूछा, तुम जा कहाँ रहे थे? बहादुरगढ़। पर तुम तो बहादुरगढ़ की उल्टी दिशा में सफर कर रहे थे। या तो मेरा घोड़ा गलत दिशा में निकल आया होगा या फिर बताने वाले ने गलत दिशा बताई होगी। मुझे अपने घोड़े की याद आई तो मैंने पूछा, मेरा घोड़ा कहाँ है? वह देखो पीछे बंधा है, उसने इशारा करके कहा। दाना खा रहा है। अपने घोड़े को देख मुझे बड़ी तसल्ली मिली। डॉक्टर की बग्घी बहुत शानदार थी। उसमें मोटे गद्दे और नरम कुशन लगे थे। बैठने और लेटने के लिए बड़ी आरामदायक जगह बनाई गई थी। एक काला सा आदमी डॉक्टर का कोचवान था। डॉक्टर जव्वाद ने मुझसे यह नहीं पूछा कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ। मैं भी चुपचाप आंख बंद करके लेटा रहा। कुछ देर बाद उसने मुझे दूध के साथ दवा दी। दवाई पीकर मैंने बग्घी से उतरना चाहा तो मुझे एकदम से जोर का चक्कर आ गया। डॉक्टर ने मुझे फिर लिटा दिया। मेरा दिमाग आहन द्वारा खाने के समय दी गई शराब की तरफ चला गया। शराब तो हम तीनों ने पी थी पर शायद उसने मेरे गिलास में जहरीला पाउडर मिला दिया था। मैंने पूछा, आपको कैसे पता चला कि मुझे जहर दिया गया है? ये तुम्हारी खुशनसीबी थी। ये जहरीली बूटी इसी इलाके में ही पाई जाती है और मैं इसके इलाज का एक्सपर्ट हूँ। तुम्हारी कमीज पर जो उल्टी गिरी थी उसमें खून भी था। उसे देखकर मुझे पता चल गया कि तुम्हें जहर दिया गया है। इसलिए मैंने फौरन इलाज शुरू कर दिया था। मैं सोचने लगा कि सचमुच यह इत्तेफाक ही है कि इस वीराने में
ये रहमदिल डॉक्टर मिल गया और उसके इलाज से मेरी जान बच गई, वरना मौत यकीनी थी। डॉक्टर ने मुझे सोच में पड़ा देख पूछा, तुम जा कहाँ रहे थे? बहादुरगढ़। पर तुम तो बहादुरगढ़ की उल्टी दिशा में सफर कर रहे थे। या तो मेरा घोड़ा गलत दिशा में निकल आया होगा या फिर बताने वाले ने गलत दिशा बताई होगी। मुझे अपने घोड़े की याद आई तो मैंने पूछा, मेरा घोड़ा कहाँ है? वह देखो पीछे बंधा है, उसने इशारा करके कहा। दाना खा रहा है। अपने घोड़े को देख मुझे बड़ी तसल्ली मिली। डॉक्टर की बग्घी बहुत शानदार थी। उसमें मोटे गद्दे और नरम कुशन लगे थे। बैठने और लेटने के लिए बड़ी आरामदायक जगह बनाई गई थी। एक काला सा आदमी डॉक्टर का कोचवान था। डॉक्टर जव्वाद ने मुझसे यह नहीं पूछा कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ। मैं भी चुपचाप आंख बंद करके लेटा रहा। कुछ देर बाद उसने मुझे दूध के साथ दवा दी। दवाई पीकर मैंने बग्घी से उतरना चाहा तो मुझे एकदम से जोर का चक्कर आ गया। डॉक्टर ने मुझे फिर लिटा दिया। अगर तुमने सफर किया तो मेरी सारी मेहनत बेकार जाएगी। अभी तुम्हारे शरीर से जहर का असर पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। तुम मेरे साथ चलो। 2 दिन मेरे घर पर आराम करना। इलाज के बाद जब पूरी तरह ठीक हो जाओगे फिर जहां चाहो चले जाना। मैं इनकार करने की सोच ही रहा था कि मेरे दिमाग में एक ख्याल बिजली की तरह कौंधा तो मैंने झट से कहा, डॉक्टर साहब, मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। आप मेरी इतनी परवाह कर रहे हैं तो मैं आपके साथ ही चलूंगा और इलाज पूरा होने के बाद आपकी पूरी फीस देकर जाऊंगा। डा जव्वाद ने हंस कर कहा, मैं इलाज बढ़िया करता हूँ, इसके लिए फीस भी अच्छी लेता हूँ। हम डॉक्टर के घर पहुँचे तो मैं चौंका। वह जगह मेरे लिए अपरिचित नहीं थी। जहाँ गाड़ी रुकी वह वही खूबसूरत फार्म हाउस था जहाँ मुझे जहर दिया गया था। दरवाजा खोलने वाली वही हसीन औरत थी। वह बड़े प्यार से डॉक्टर के गले लग गई। डॉक्टर ने पीछे मुड़कर कहा, शमशेर, ये मेरी बीवी ऐना है। उसकी नजर मुझ पर पड़ी तो ऐसा लगा जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। मैंने झुककर उसे सलाम किया। गुलाबी साड़ी में उसका हुस्न दमक रहा था। डॉक्टर ने उससे मुखातिब होकर कहा, ऐना, इनके लिए ऊपर का कमरा खुलवा दो, ये 2 दिन यहाँ रुकेंगे। इन्हें किसी जालिम ने जहर दे दिया था, लेकिन मैं वक्त पर पहुँच गया और इन्हें बचा लिया। मैं इन्हें आराम और इलाज के लिए अपने साथ ले आया हूँ। मैं सीढ़ियों की तरफ बढ़ा, ऐना मेरे पीछे थी। कमरा खोलकर वह एक तरफ हट गई। वह गुस्से से लाल हो रही थी। उसने गुस्से में कहा, वापस क्यों लौट आए? मैंने मुस्कुराकर व्यंग में कहा, ये जानने के लिए कि तुमने मुझे जहर क्यों दिया। लेकिन वह साफ मुकर गई। मैं भला तुम्हें क्यों जहर देने लगी? तुम्हें गलतफहमी हुई है। मैंने तुम्हारे घर के अलावा कहीं और कुछ नहीं खाया पिया था, इसलिए यकीनन जहर तुमने दिया था। उसने तीखे लहजे में कहा, तुमने खुद कोई जहरीली चीज खा ली होगी। मुझे तुम्हें जहर देने की क्या जरूरत थी? जरूरत थी क्योंकि मैंने तुम्हें आहन के साथ देख लिया था। तुम्हारे इश्क का गवाह बन गया था मैं। वह बात काट कर बोली, मैं किसी आहन को नहीं जानती। ओह, यानी तुम दोनों ने मुझे अपने नाम गलत बताए थे। खैर, मैं यहाँ तुम्हारी आशनाई का राजफाश करने नहीं आया हूँ। मुझे डॉक्टर से अपना पूरा इलाज करवाना है। उनका कहना है कि अगर इलाज पूरा न हो तो ये जहर कुछ दिन बाद फिर असर दिखाता है, इसलिए दवा का 3 दिन का कोर्स पूरा करना जरूरी है। इस पर उसने तमक कर कहा, अगर तुमने कुछ उल्टा सीधा करने की कोशिश की तो बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ जाओगे। याद रखना, मैं एक जुआरी हूँ। फायदा उठाने के साथ साथ नुकसान उठाने के लिए भी तैयार रहता हूँ। यह तुम सोचो कि क्या तुम नुकसान उठा सकती हो। ऐना गुस्से से जाने के लिए पलट गई। मैंने उसे फिर याद दिलाया,
ऐना एक बात जहन में रख लो, मैं एक बार धोखा खा सकता हूँ, बार बार नहीं। डॉक्टर ने मेरा बहुत ख्याल रखा, इलाज में भी कोई कोताही नहीं बरती। शाम तक मैं काफी फ्रेश महसूस करने लगा। मैंने डॉक्टर से कहा, मैं थोड़ा बाहर घूमना चाहता हूँ, आप ठीक समझे तो चला जाऊं। हाँ, थोड़ी देर के लिए चले जाओ, पास ही कस्बा अजीरा है, पर ज्यादा नहीं घूमना, थक जाओगे। बाहर निकला तो ऐना को गेट के पास कहीं जाने को तैयार खड़ा देखा। मैंने मुस्करा कर कहा, मैं कस्बे जा रहा हूँ, आहान को कोई पैगाम देना हो तो बता दो। उसने गुस्से से दांत पीसे और रुख बदल कर खड़ी हो गई। मैं बाहर निकल गया। थोड़ी दूर चलने के बाद एक शराब खाना नजर आया। मैंने एक पैग रम का ऑर्डर दिया। शराब सर्व करने वाला एक 14 से 15 साल का लड़का था। मैंने उससे पूछा, क्या तुम बिना किसी मेहनत के 10 रुपए कमाना चाहते हो? वह हैरान सा मुझे देखते हुए बोला, क्या काम करना होगा मुझे? कुछ खास नहीं, मैं तुम्हें एक आदमी का हुलिया बताता हूँ, तुम मुझे उसका नाम और पता बता दो बस। हुलिया सुनकर वह डर सा गया, बोला, साहब, वह बहुत जालिम और खतरनाक आदमी है, बीच में मेरा नाम नहीं आना चाहिए। मैंने उसका नाम न आने का वादा किया तो उसने उसका नाम बाबर बताया और उसका पता समझा दिया। मैं उसे 10 रुपए देकर बाहर आ गया। शाम का अंधेरा फैल रहा था। गलियां लैंप पोस्टों से रोशन हो चुकी थी। वह एक छोटा सा साफ सुथरा कस्बा था। वहां के लोग खुशहाल लग रहे थे। मैं बताए गए पते पर पहुंच गया। वह एक बड़ी शानदार हवेली थी। अहाता लैंपों की रोशनी में चमक रहा था। गेट के पास एक खूबसूरत बग्घी खड़ी थी। एक तरफ अस्तबल में घोड़े बंधे थे। मैंने सोचा, किस्मत की बड़ी धनी औरत है ऐना। शौहर भी अमीर और महबूब भी जुआरी होने की वजह से मेरी जेब हमेशा खाली रहती थी। बस आखिरी बार जो रकम मेरे हाथ लगी थी वही मेरे पास थी। मुझे इस कस्बे से दौलत की खुशबू आ रही थी। खुशकिस्मती से तुरूप का पत्ता मेरे हाथ लग गया था। अगर मैं एहतियात से खेलता तो एक बड़ी रकम हाथ लग सकती थी। मैं हवेली देखकर लौट आया। रात का खाना खाने के बाद मैं दवा लेकर डॉक्टर के साथ गपशप करने लगा। बातों बातों में मैंने कस्बे की शानदार हवेली का जिक्र किया तो डॉक्टर ने नागवारी से कहा, वह हवेली बाबर की है। उसके बाप को कहीं से खजाना मिल गया था, इसलिए इतनी दौलत छोड़कर मरा है कि वह सारी उम्र उड़ाए तो भी खत्म नहीं होगी। बेटा निकम्मा और ऐशपरस्त निकला, बाप की दौलत पर ऐश कर रहा है, नालायक आदमी। डॉक्टर के लहजे से बाबर के लिए नफरत साफ झलक रही थी। दवा से मुझे गहरी नींद आई। सुबह उठा तो एकदम ताजा दम था। जब मैं नीचे उतरा तो डॉक्टर कहीं गया हुआ था। ऐना नाश्ता लगा रही थी। वह मुझे नाश्ता सर्व करते हुए बोली, कल तुम डॉक्टर से बाबर का जिक्र कर रहे थे और शायद तुम उसकी हवेली भी देख आए हो। मैं तुम्हें आगाह करना चाहती हूँ कि तुम उससे पंगा न लो तो तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। वह बहुत खतरनाक आदमी है। चलो, मैं तुम्हारी बात मानकर उससे पंगा नहीं लेता, पर तुम दोनों की आशिकी की बात तो सबको बता सकता हूँ। उससे कोई फायदा नहीं होगा, हम साफ इनकार कर देंगे। तुम यहाँ अजनबी हो, डॉक्टर भी तुम्हारी बात का यकीन नहीं करेगा। वो मुझसे बेहद मोहब्बत करता है। वैसे भी इस कस्बे में हमारी बहुत इज्जत और अहमियत है, सब तुम्हें ही झूठा कहेंगे। ये भी मुमकिन है कि एक शरीफ डॉक्टर की बीवी पर झूठा इल्जाम लगाने की वजह से तुम खुद फंस जाओ। निस्संदेह वह औरत बड़ी शातिर थी। मेरी बातों से जरा भी नहीं घबराई। उसकी इस बात में दम था कि एक अजनबी पर कोई यकीन नहीं करेगा। पर अभी भी मेरे हाथ में एक प्लस पॉइंट था। मैंने कहा, तुम शायद यह भूल रही हो कि तुमने मुझे जहर देकर मारने की कोशिश की थी। इस बार वह थोड़ा घबराई।
पर इसका क्या सबूत कि मैंने तुम्हें जहर दिया था? इस बात की गवाही खुद डॉक्टर जव्वाद देगा कि मुझे जहर दिया गया था। तुम्हारे घर से निकलने के बाद उस रास्ते में कहीं ऐसी कोई जगह नहीं थी जहां कुछ खाया पिया जा सकता। तुम्हारे फार्म हाउस से निकलने के 2 घंटे बाद मेरी तबीयत बिगड़ने लगी, उल्टी हुई, पेट में जानलेवा दर्द था। डॉक्टर ने दवा देकर मेरी जान बचाई। मैं तुम्हारे फार्म हाउस में रुका था, तुमने मुझे खाना खिलाया। यह सब डॉक्टर को बताकर मैं तुम पर इल्जाम लगाऊंगा। जब बात फैलेगी तो सोचो तुम्हारी क्या इज्जत रह जाएगी। तुम्हारी वजह से डॉक्टर की अलग बदनामी होगी, क्योंकि कस्बे के कुछ लोग तो जरूर तुम्हारे और बाबर के नाजायज ताल्लुक के बारे में जानते होंगे। तुम ऐसा नहीं कर सकते। उसका लहजा कमजोर पड़ गया। मैं ऐसा ही करूंगा, मैंने सख्त लहजे में कहा। तुम और बाबर अगर मेरी डिमांड पूरी नहीं करते तो? तुम्हारी क्या डिमांड है? सिर्फ 50,000 रुपए। उस जमाने में यह एक बहुत बड़ी रकम होती थी। 50,000 की मांग सुनकर उसकी आंखें फैल गईं। बोली, ये तो बहुत ज्यादा है। अगर तुम अपनी इज्जत बरकरार रखना चाहती हो तो ये रकम देनी ही पड़ेगी। अपने महबूब को समझाना तुम्हारा काम है। वह लखपति है, उसके लिए 50,000 कोई बड़ी रकम नहीं है। ऐना चिढ़ कर बोली, वह मेरा महबूब नहीं है, वो तो बस एक वक्ती ताल्लुक था। जब वह तुम्हारा आशिक नहीं है तो तुम डॉक्टर को क्यों धोखा दे रही थी? उसने धीरे से कहा, ये बात तुम नहीं समझोगे, मुझे समझना भी नहीं है। तुम्हारे पास 2 दिन की मोहलत है। पैसे दे दो वरना कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रह जाओगी। मैंने कहा तो उसका चेहरा पीला पड़ गया। मैं उसे वहीं छोड़कर बाहर निकल गया। खाने के समय डॉक्टर से मुलाकात हुई। उसने कहा, अब तुम्हारी हालत ठीक है, चाहो तो तुम कल जा सकते हो, अब सफर में कोई परेशानी नहीं होगी। मैं सोच रहा था कि यहाँ से निकलकर किसी नए शहर में अपनी पहचान छिपा कर रहूंगा। वैसे भी अब बड़ी हुई दाढ़ी की वजह से मेरा हुलिया काफी कुछ बदल गया था। मैंने ऐना पर दबाव डालने के लिए जानबूझकर डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर साहब, अगर मैं उन लोगों के खिलाफ रिपोर्ट करना चाहूं जिन्होंने मुझे जहर दिया था तो क्या आप मेरा साथ देंगे? हाँ जरूर, ये एक संगीन जुर्म है। एक डॉक्टर होने के नाते मैं ये गवाही जरूर दूंगा कि तुम्हें जहर दिया गया था। ये तो तुम्हारा हक बनता है। शुक्रिया डॉ साहब, सही मानों में आप एक नेक इंसान हैं। मैं आपके एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। ऐना किचन के पास खड़ी सब सुन रही थी। कुछ देर बाद वह एक बैग लेकर बाहर आई और डॉक्टर से बोली, मुझे काम से बाहर जाना है। आपको बग्घी की जरूरत तो नहीं है, मैं ले जाऊं? हाँ ले जाओ, मैं अब आराम करूंगा। कहते हुए वह उठकर अपने कमरे में चला गया। कुछ देर बाद मैं भी घोड़ा लेकर ऐना के पीछे निकल गया। पहले वह एक जनरल स्टोर में गई, फिर कुछ सब्जियां ली और सीधी बाबर की हवेली की तरफ चली गई। सारा काम मेरी मंशा के मुताबिक हो रहा था। कुछ देर वहां रुककर वह वापस फार्म हाउस चली गई। मैं चुपचाप छिपा खड़ा सब देख रहा था। थोड़ी देर बाद बाबर बग्घी लेकर बाहर निकला। उसका रुख बैंक की तरफ था। मेरा काम हो गया था, मैं फार्म हाउस लौट आया। रात के खाने के बाद डॉक्टर ने मुझे दवा का आखिरी डोज दिया और मैंने उसकी मुंहमांगी फीस अदा की। वह खुश होकर अपने शयन कक्ष में चला गया। मैं ऐना के पास बैठ गया। मैंने उससे कहा, मेरा ख्याल है तुमने बाबर से बात कर ली होगी। हाँ, मुझे पता है, तुम मेरा पीछा कर रहे थे। मैंने बाबर को बामुश्किल 25,000 देने को राजी किया है, वह भी इस शर्त पर कि तुम फौरन यहाँ से रवाना हो जाओगे और कभी पलटकर इस तरफ नहीं आओगे। मुझे 25,000 ठीक लगे। मैंने कहा, पैसे मिलने के बाद यहाँ लौट कर क्या करूँगा? तुम्हारे हाथ से जहर खाकर हिम्मत टूट गई है। मैं उठकर अपने कमरे में आ गया।
सुबह मुझे निकलना था। मैं डॉक्टर से इजाजत ले चुका था। बस अब मुझे रकम का इंतजार था। करीब 1 घंटे बाद ऐना आई, उसके हाथ में एक थैली थी। वह थैली मुझे थमाते हुए बोली, ये लो, पूरे 25,000 हैं। सुबह होते ही यहाँ से निकल जाना, वरना अपने अंजाम के तुम खुद जिम्मेदार होगे। मैंने थैली लेकर पैसे गिने, फिर उसे शुक्रिया कहा तो वह गुस्से में बोली, कल सवेरे जल्दी दफा हो जाना। वह पैर पटकती हुई बाहर निकल गई। मैंने थैली संभालकर कपड़ों में छिपाई। फिर कल लाई शराब के कुछ घूंट लेकर मैंने पैसे मिलने की खुशी मनाई और सो गया। जब मेरी आंख खुली तो मेरे चेहरे पर तेज धूप पड़ रही थी। कुछ देर तक कुछ भी समझ में नहीं आया। फिर एकदम बौखला कर उठ बैठा। मैं डॉक्टर के घर के आरामदेह बिस्तर पर नहीं, बल्कि रेत पर पड़ा हुआ था। मैंने अपने कपड़े टटोले, मेरे पैसे और हथियार गायब थे। सामने देखा तो बाबर घोड़े पर बैठा था। उसकी बंदूक की नाल मेरी तरफ उठी हुई थी। मैंने हड़बड़ा कर पूछा, मैं यहाँ कैसे? बहुत आसानी से। रात को क्लोरोफॉर्म सुंघाकर तुम्हें बेहोश किया और फिर तुम्हें तुम्हारे घोड़े पर डालकर यहाँ ले आया। ये जगह फार्म हाउस से 4 घंटे की दूरी पर है। मेरी नजर अपने घोड़े पर पड़ी जो झाड़ियों में मुंह मार रहा था। अब न मेरे पास मेरे हथियार थे, न पैसे। मैं एकदम खाली हाथ था। मैंने परेशान होकर पूछा, क्या तुम मुझे कत्ल करना चाहते हो? नहीं, पर तुमने मुझसे पंगा लेने की भूल की है, उसकी सजा तो मिलेगी। कैसी सजा? बाबर ने बंदूक का रुख मेरी तरफ करते हुए कहा, शमशेर, तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं। पहला यह कि मैं तुम्हें गोली मार दूं, और दूसरा यह कि। उसने शराब की एक छोटी बोतल मेरी तरफ उछालते हुए कहा, इस शराब को पी लो, इसमें वही जहर मिला हुआ है जिसका स्वाद तुम चख चुके हो। उसकी बात सुनकर मेरे हाथ से बोतल नीचे गिर गई। बाबर निशाना साधते हुए बोला, मैं 10 तक गिनूंगा। इस बीच तुमने जहर नहीं पिया तो मैं तुम्हें गोली मार कर चला जाऊंगा। 1 2 3। मैं तड़प कर बोला, 1 मिनट रुको। मैं बुरी तरह कांप रहा था। उसने मुझे तसल्ली देते हुए कहा, जहर पीने के बाद तुम्हारे पास जान बचाने के लिए 2-2.5 घंटे होंगे। इस बीच अगर तुम किसी बस्ती तक पहुंच गए तो अपनी जान बचा सकते हो। कोई भी डॉक्टर तुम्हारा इलाज कर देगा। पर एक बार गोली चल गई तो बचने का कोई चांस नहीं है। इसलिए जहर पीना ही तुम्हारा नसीब है। वह फिर गिनती गिनने लगा। जब वह 9 तक पहुंचा तो मैंने बोतल मुंह से लगा ली। वह मुझे शराब पीता देख मुस्कुरा कर बोला, अच्छा किया, तुमने दूसरा रास्ता चुना। पर अजीरा का रुख न करना, क्योंकि वहां तक नहीं पहुंच सकोगे। वैसे भी मेरे आदमी तुम्हारी ताक में हैं। मेरे हाथ से खाली बोतल छीनकर वह घोड़ा दौड़ाते हुए उल्टी तरफ निकल गया। मेरे पास वक्त कम था। मैंने लपक कर घोड़ा संभाला और घोड़े को विपरीत दिशा में दौड़ाने लगा। इस बार मैंने जीतने के लिए जिंदगी की बाजी खेली थी और इस जुए में मुझे हर हाल में जीतना था। दांव पर चूंकि मेरी जान लगी हुई थी, इसलिए मुझे हर हाल में 2 घंटे में किसी शहर या आबादी में पहुंचना था। घोड़ा भी शायद मेरी परेशानी समझकर हवा से बातें करने लगा। मैं भूख प्यास धूप की परवाह किए बिना घोड़ा दौड़ाता रहा। अचानक मुझे एहसास हुआ कि मुझे सफर करते हुए 4 घंटे से ज्यादा गुजर चुके हैं। सूरज सिर पर आ चुका था, पर अभी तक जहर ने कोई असर नहीं दिखाया था। मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक थी। इस बीच कोई बस्ती भी नहीं आई थी। मैं समझ गया बाबर ने जहर की बात झूठ कही थी। निस्संदेह वह चाहता होगा कि मैं जल्द से जल्द उस जगह से बहुत दूर निकल जाऊं। पर इस बीच खौफ और परेशानी में मेरा जो हाल हुआ वह मैं ही जानता था। मैं आगे बढ़ता रहा। थकान भूख प्यास से बुरा हाल था, पर खुदा मुझ पर मेहरबान था।
आगे मुझे कुछ मकान दिखने लगे। मेरा घोड़ा भी लस्तपस्त हो गया था। मैं थोड़ा आगे बढ़ा तो एक होटल नजर आया। खाने की खुशबू बाहर तक आ रही थी, पर मेरे पास पैसे नहीं थे। मैं वहीं थक कर बैठ गया। होटल के काउंटर पर बैठा शख्स मुझे गौर से देख रहा था। कुछ देर बाद वह उठकर बाहर आया और मुझे ध्यान से देखते हुए बोला, यहाँ पहली बार दिख रहे हो, परदेसी हो क्या? मैंने बेपसी से कहा, हाँ परदेसी हूँ, भूखा हूँ, पर जेब में पैसे नहीं है। तुम कुछ पढ़े लिखे हो? अंग्रेजी बोल सकते हो? कुछ हिसाब किताब कर सकते हो? दरअसल मेरे यहाँ जो आदमी काम करता था वह बाहर चला गया है। तुम मुझे जरूरतमंद और काबिले भरोसा लग रहे हो। मैंने झट से जवाब दिया, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, हिसाब किताब भी कर सकता हूँ। आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। होटल के मालिक आदम शेख ने मुझे होटल में रख लिया। होटल के पीछे ही मुझे रिहाइश भी मिल गई। मैं पूरी ईमानदारी से काम करने लगा। ऐतिहासिक शहर होने की वजह से वहां अंग्रेज टूरिस्ट आते थे, इसलिए मेरी अहमियत और बढ़ गई। यहाँ मेरी अंग्रेजी की काबिलियत काम आई। मुझे जो जहर ऐना ने दिया था, जब वह जिस्म से निकला तो मेरी बुराइयां भी निकल गईं। शायद मैं पूरी तरह बदल गया। देखने में मैं वैसे भी काफी स्मार्ट था। अब रहन-सहन, आदतें बदलने से मेरी निखरी हुई शख्सियत से आदम शेख बहुत प्रभावित हुआ। मेरे काम ने उसका दिल जीत लिया था। वक्त मुझ पर मेहरबान हुआ। आदम शेख ने अपनी इकलौती बेटी नूरी की शादी मुझसे कर दी। उसने होटल की सारी जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ दी। एक खूबसूरत, समझदार बीवी ने मेरी जिंदगी में खुशियां भर दी। पर दिल की टीस किसी हाल में कम नहीं हुई। जब भी मुझे बाबर और ऐना का जालिमाना रवैया याद आता, मेरे जिस्म में जैसे आग सी भर जाती, जुनून सा सवार हो जाता। मैंने इस आग को दबाने की बहुत कोशिश की, पर वक्त के साथ तपिश बढ़ती गई। दिल चाहता एक बार फिर अजीरा जाऊं और उन दोनों को ऐसी सजा दूं कि उम्र भर याद रखें। मैंने उनका कुछ नहीं बिगाड़ा था, फिर भी उन दोनों ने मुझे जहर दिया, और जब मैंने उसका मुआवजा वसूल किया तो ऐसा सुलूक किया जिसे मैं आज तक नहीं भूल सका। जिंदगी और मौत की 4 घंटे की वो कशमकश, वो खौफ और दहशत के पल मैं कैसे भूल सकता था। जहर के असर होने के डर से मैं जीते जी कई बार मरा। गनीमत यही थी कि मैं मजबूत शरीर का मालिक था जो ये सब झेल गया। कमजोर दिल तो मौत की सोच कर ही मर जाता। अपने सुकून की खातिर मैंने एक बार अजीरा जाने का फैसला कर लिया। उन दिनों होटल में काम कम था। मैंने अपने एक भरोसेमंद साथी को जिम्मेदारी सौंपी। मैंने नूरी और आदम शेख से एक बहुत जरूरी काम का बहाना किया और अजीरा के लिए रवाना हो गया। वक्त इतना ज्यादा नहीं गुजरा था कि मुझे रास्ता ढूंढने में परेशानी होती। जब मैं डा जव्वाद के फार्म हाउस के गेट पर पहुंचा, शाम हो रही थी। इस बीच फार्म हाउस में थोड़े बदलाव हुए थे। गेट पर घंटी लगी थी। मैंने बेहिचक घंटी बजाई तो एक उम्रदराज शख्स ने गेट खोला। मेरे कहने पर वह मुझे डॉक्टर जव्वाद के पास उनके क्लिनिक वाले पोर्शन में ले गया। कुछ पल डॉक्टर मुझे गौर से देखता रहा, फिर उसकी आंखों में चमक उभरी। मुझे पहचानते ही वह खड़ा हुआ और बड़ी गर्मजोशी से हाथ मिलाते हुए कहा, तुम शमशेर हो ना? बहुत अच्छा लगा तुम्हें यहाँ देखकर। मैंने अपने साथ लाए तोहफे डॉक्टर को पेश करते हुए कहा, डॉक्टर साहब, मैं इधर से गुजर रहा था, दिल चाहा कि आपसे मिलता चलूं। आपकी मदद और कुदरत की मेहरबानी से बहुत खुशहाल और शानदार जिंदगी जी रहा हूँ। अक्सर याद आती थी आपकी, आज मिलने का मौका मिल गया। डा जव्वाद हालचाल पूछता रहा, फिर कहने लगा, मुझे अजीरा में एक सीरियस पेशेंट को देखने जाना है, चाहो तो गेस्ट रूम में आराम करो या मेरे साथ साथ चलो। मैंने जल्दी से कहा,
मैं आपके साथ चलूंगा। इस बहाने कस्बा भी घूम लूंगा। मेरे दिल में बाबर के बारे में जानने की बेचैनी थी, इसलिए मैं चाय पीने के बाद डॉक्टर के साथ निकल पड़ा। जाने पहचाने रास्ते। डॉक्टर की बग्घी जब बाबर की हवेली के आगे रुकी तो मैं हैरान रह गया। डॉक्टर के साथ अंदर पहुंचा तो हवेली में एक अजब सी उदासी और खामोशी थी। सामने जहाजी साइज पलंग पर एक कंकाल सा वजूद पड़ा हुआ था। तभी डॉक्टर की आवाज मेरे कानों से टकराई, कैसे हो बाबर? तकलीफ कुछ कम हुई या नहीं? मुझे एक झटका सा लगा। हड्डियों का वह ढांचा बाबर है, यकीन नहीं आ रहा था। मेरे कानों में एक कांपती हुई सी आवाज पड़ी, बड़ी तकलीफ है, कुछ करो डॉक्टर। डॉक्टर और उसके नौकर ने बड़ी मुश्किल से उसे उठाकर दवा पिलाई। वह हाथ हिलाने के काबिल भी नहीं था। आंखें धंसी हुई, चेहरे पर झुर्रियां, गले की लटकी हुई खाल। वह कहीं से बाबर नजर नहीं आ रहा था। मैं उससे बदला लेना चाहता था, पर उसे इस हालत में देखकर मैं एक अजीब असमंजस में पड़ गया। वापसी पर मैंने जव्वाद से पूछा, इसे क्या हो गया डॉक्टर? बाबर तो बहुत तंदुरुस्त और कड़ियल जवान था। डॉक्टर के चेहरे पर एक रहस्यमय मुस्कान फैल गई। वह धीरे से बोला, कभी कभी पहाड़ भी अनदेखे ज्वालामुखी से टकराकर किरचा किरचा हो जाते हैं। हम लोग 2 से 3 दिन के लिए पहाड़ी इलाके में गए थे। मेरे और ऐना के साथ बाबर भी था। ऐना उसे साथ ले जाने की जिद कर रही थी, इसलिए मैं टाल न सका। वहां आदिवासियों ने हम लोगों की बड़ी मेहमाननवाजी की। वहां पता नहीं कैसे बाबर जहरीली बूटी खा गया। इत्तफाक से मैं अपनी दवाइयां साथ ले जाना भूल गया था। उसके इलाज में काफी देर हो गई। जहर अंदर तक असर कर चुका है। अब मेरी दवाएं भी फायदा नहीं कर रही हैं। 15 दिन से ऐसी ही शदीद तकलीफ में है। पर डॉक्टर साहब, आप तो दवाइयां हमेशा अपने साथ रखते हैं, ऐसा कैसे मुमकिन है? मैंने पूछा तो डॉक्टर की आंखों में अजीब सी चमक उभरी। शमशेर, कुछ चीजें न चाहते हुए भी हो जाती हैं। हो सकता है उसने जहर खाया न हो, उसे खिलाया गया हो। जो लोग दूसरों की जिंदगी में जहर घोलते हैं, उन्हें भी तो पता चलना चाहिए कि असल में जहर का असर कितना घातक होता है। अपनी इज्जत और शोहरत को मैं इस तरह दांव पर नहीं लगा सकता था। इस शर्मनाक मसले का यही एक हल था। ऐना को भी तसल्ली है कि मैं जीजान से बाबर का इलाज कर रहा हूँ। ये अलग बात है कि उसकी जिंदगी के चंद दिन बाकी हैं। डॉक्टर के लहजे की बेरहमी और उसकी आंखों की जालिमाना चमक से मैं सारा मामला समझ गया। पिकनिक पर डॉक्टर को ऐना और बाबर के ताल्लुक के बारे में यकीन हो गया होगा और उसने वही किया जो एक इज्जतदार शौहर को करना चाहिए था। उसकी बात सुनकर मेरे दिल को बहुत सुकून मिला। दोस्तों, ये कहानी आपको पसंद आई तो एक लाइक जरूर करिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। घंटी को जरूर दबाएं जिससे नई कहानियों का नोटिफिकेशन आपको मिले।